नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बंगाल में शनिवार को विधिवत भगवा सरकार यानी शुभेंदु सरकार ने शपथ ले ली है। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु और 5 नए मंत्रियों ने ओथ लेने के बाद कामकाज भी संभाल लिया है। बंगाल की तस्वीर बदलेगी। शायद पहली बार बंगाल की जनता यही हसरत देख रही है। भाजपा सरकार के आते ही ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पराभव भी शुरू हो गया है, क्योंकि बंगाल की पुलिस ने पहली फुर्सत में उन्हें अनफॉलो कर दिया है और मोदी शाह को फॉलो कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरा एनडीए नई सरकार का गवाह बन गया। मोदी ने जिस तरह का जेस्चर दिखाया उसने बंगालियों को जरूर आकर्षित किया है। मोदी का माखनलाल सरकार का पैर छूकर सम्मान करना, मिथुन चक्रवर्ती से बात करना, योगी आदित्यनाथ का शुभेंदु को भगवा पट्टा पहनाना बंगाल सरजमी को रास आया या नहीं, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पहला नमस्कार। जो जेस्चर था, जिस तरह का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें मोदी पैदल भी गए, एयरपोर्ट से भी वो खुली गाड़ी में निकले, साथ में शुभेंदु और दिलीप घोष जरूर उनके साथ रहे, लेकिन कुल ओवरऑल जो मैसेज मोदी को देना था वो शायद मुझे लगता है उन्होंने मैसेज बंगाल की आवाम को दे दिया है। आप भी सहमत होंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को हमको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि भाजपा वहां कितने आत्मविश्वास में थी। मोदी ने जब अपने अंतिम चुनाव रैली को संबोधित किया तो उसमें मोदी ने एक बात कही कि अब मैं कलकत्ता भाजपा सरकार को शपथ दिलाने के लिए आऊंगा। मोदी का यह बयान उस समय मीडिया में सुर्खियां बना था और लोग इसका तरह तरह से विश्लेषण कर रहे थे। जी, और जी। मतदान समाप्त होने के बाद से ही भाजपा अपने जो एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो बता रहे हों, भाजपा इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि हमारी सरकार वहां बने, क्योंकि भाजपा ने तमाम चुनाव क्षेत्रों से जो फीडबैक लिया था उसमें उसे इस बात के आभास हो गया था कि हमारी सरकार बनने जा रही। अब आज जो कुछ शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें मोदी ने जो मैसेज देने की कोशिश की, मोदी ने जो कुछ भी मंच पर किया वो तो आपने सब बताया, लेकिन एक बात का जिक्र आपने नहीं किया जी। मोदी ने दंडवत होकर मंच से बंगाल के लोगों को प्रणाम किया। हाँ, मोदी मंच से ही लोगों को हाथ जोड़ते रहे और बाद में दंडवत हो गए। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल की इस जीत को मामूली न समझा जाए। पश्चिम बंगाल की यह जीत बहुत बड़ी है और सही मायने में राजेश जी, पश्चिम बंगाल की यह जीत भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है। और आप देखेंगे कि बंगाल के साथ साथ जिन अन्य राज्यों में चुनाव हुए थे उन राज्यों की खबरें सब किनारे हो गई और बंगाल ही बंगाल चर्चा में बना हुआ है जिस दिन से चुनाव नतीजे आए। हाँ, ये बात तो। अब बंगाल की जीत भाजपा के लिए इतनी बड़ी क्यों है? अगर आप तो 1980 में भाजपा जब बनी, उसके बाद 1982 से चुनाव लड़ना भाजपा ने शुरू किया पश्चिम बंगाल में, और आप माने यह हैरानी भरी बात है कि 34 साल तक भाजपा पश्चिम बंगाल में ये अपना खाता भी नहीं खोल पाई। एक भी सीट भाजपा को 34 साल तक नहीं मिली, लेकिन भाजपा और पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। 2016 के चुनाव में पहली बार पार्टी को 3 सीट मिली। उसके बाद 2021 में इसकी संख्या 77 और अब 2026 के चुनाव में इसकी संख्या 2207 पहुंच गई।
तो इसका मतलब है कि भाजपा ने वहां काफी जमीनी स्तर पर काम करके लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया है। ठीक बात है तिवारी जी। इस जीत में एक तमाम सारे निहितार्थ भी छिपे हुए हैं। अब बात सोशल मीडिया की है, नया युग है, 21वीं सदी का युग है। कहा जा रहा ना साहब कि अब सोशल मीडिया जो नैरेटिव जन्म देता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन लोग भूल गए कि जमीन पे भी काम करना एक बड़ी अनिवार्यता है। इस चुनाव को या भारतीय लोकतंत्र के जो जिस तरह का चुनावी पैटर्न है उसे जीतने के लिए आपको जमीनी स्तर पर काम भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद उसने इसी रूप में काम किया। सोशल मीडिया का तो एक अपना रूप है, वो काम किया है, लेकिन ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या पूरी टीएमसी, आपको लगता नहीं कि ओवर से ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम ही आ रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं? जब 93% मतदान हो गया तो भी उन्होंने कहा कि नहीं हम ही जीत रहे हैं, कोई दूसरा नहीं जीत पाएगा। तो क्या इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस या कह लीजिए कि टोलाबाजी, कटमनी, जो तमाम सारे खेल होते थे ममता सरकार में, वो सरकार को ले डूबे क्या? सबसे पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया की आपने की है, तो देखिए सोशल मीडिया निश्चित रूप से नैरेटिव सेट करने में एक मददगार भूमिका निभाता है, लेकिन सोशल मीडिया से चुनावी जीत नहीं हासिल होती। चुनावी जीत हासिल करने के लिए जमीन पर काम करना पड़ेगा, बूथ प्रबंधन देखना पड़ेगा, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, मजबूत उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे और चुनावी समीकरण सेट करना होगा। और भाजपा के तमाम थिंक टैंक इसी काम में दिनों से लगे हुए। देखिए भाजपा कोई भी चुनाव जो है यह बिल्कुल एक वार की तरह लड़ती है इस तरह। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में माने जो लोग वहां गए हैं उन लोगों से जो जानकारियां सामने आ रही, भाजपा ने अपने दूसरे राज्यों के तमाम सांसद, विधायक, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता, कार्यकर्ता 2-2 महीने के लिए वहां उतार दिए थे, जो 2 महीने से पश्चिम बंगाल में डेरा तंबू गाड़े हुए थे। तो यह लड़ाई भाजपा कितनी गंभीरता से लड़ रही थी, इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज तो आपने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात की कि वो लोग अंतिम समय तक जब 93% पोलिंग हो गई और वो लोग अंतिम समय तक ओवर कॉन्फिडेंट थे। देखिए ममता को जमीनी स्तर तक क्या चल रहा है इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाई। ममता ऊपर लेवल पर प्रचार करती रह गई और उनकी सरकार और अभिषेक बनर्जी और उनकी सरकार के निचले स्तर के नेताओं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किस हद तक क्षेत्रों में लूट मचा रखी थी, या तो ममता इस चीज से अनजान थी या तो सब कुछ जान के भी आंख मूंदे हुए थे। और इसका नतीजा ये था कि विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था और ममता जब तक चीजों को समझ पाती तब तक बहुत विलंब हो चुका था और भाजपा अपने माहौल बना चुकी थी, जिसमें आखिरकार ममता बनर्जी को पूरी तरह हार झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि वह अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, जिस भवानीपुर को उनका गढ़ माना जाता था वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ममता की हार बहुत हैरान करने वाली। ममता को एक लड़ाकू महिला के रूप में पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, लेकिन जब वो अपनी ही सीट नहीं बचा सकी तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्या स्थिति रही होगी जमीनी स्तर पर, इस बात को सहज ही समझा जा सकता है। ठीक बात कह रहे हैं आप तिवारी जी। एक बात जो आपने अभी चर्चा में कही उसको विश्लेषण के तौर पे अगर हम देखें तो बात वही है ना कि जमीन पे काम करना,
सोशल मीडिया के सहारे काम करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेना और सत्ता पक्ष पर आरोप लगा देना, तमाम सारी बातें हैं जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी शायद करते हैं। ये दोनों ही संगठन, अखिलेश का तो फिर भी समाजवादी संगठन थोड़ा आप कह लीजिए संगठनात्मक दृष्टि से थोड़ा मजबूत है, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है। और यूपी में अगर अखिलेश यादव तमाम सारी बातें कह रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कुछ कर पाएंगे 27 में? जिस तरह की जीत बंगाल में भाजपा ने जीती है, क्या उसका काउंटर पार्ट अखिलेश के पास है क्या, या वो तनाव में इस समय चल रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश पर टिक गई और उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं रहने वाली है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ एकजुटता जताने के लिए कलकत्ता भी गए थे और वहां से भी लौटे और उन्होंने कहा कि ममता दीदी हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है और चुनाव आयोग और भाजपा पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी बहुत कुछ चीजें सोशल मीडिया के थ्रू ही चलाया करते हैं, यद्यपि निश्चित रूप से उनका संगठन है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कोई जमीनी संगठन कांग्रेस का रह ही नहीं गया। यद्यपि 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें कांग्रेस को मिल गईं, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो किस तरह होगा, ये बड़ा सवाल अब खड़े हो गए। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार में तमाम कारण रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि ममता बनर्जी को अब चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन की याद आ रही है। चुनाव से पहले तो उन्होंने वाम मोर्चे और कांग्रेस को अपने जूते की नोक पर रखा था, और जबकि अब की बार का विधानसभा चुनाव हरवाने में कांग्रेस और वाम दलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हाँ, ठीक कह रहे क्योंकि हैं। तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों ने इतना वोट काट दिया ममता का कि वहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से भाजपा आराम से चुनाव जीत गई। अब उत्तर प्रदेश पर आइए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शुरुआत से ही कहती रही है कि हमको 100 सीट चाहिए। अखिलेश यादव उनको 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा भी तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो यहां भी स्थिति बंगाल जैसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस फिर तमाम सीटों पर विपक्ष के वोट काटेगी जो भाजपा को ही लाभ पहुंचाएगा। तो ये सब स्थितियां हैं। और देखिए, एक बात और बतावें कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद इंडिया गठबंधन में भी स्थितियां अच्छी नहीं है। अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया और उसमें ममता और स्टालिन के साथ अपनी फोटो लगाते हुए लिखा कि हम बुरे समय में भी साथ नहीं छोड़ते। जी जी। जानते हैं अखिलेश का तंज किसकी ओर था? कांग्रेस की ओर। कांग्रेस की ओर। हाँ। कांग्रेस ने तमिलनाडु में कांग्रेस के 6 विधायक द्रमुक को साथ छोड़कर विजय के साथ चले गए। जी जी। तो उस पर अखिलेश तंज कस रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि भीतरी स्थितियां कैसी होंगी। द्रमुक अब कह रहा है कि हम लोकसभा में कांग्रेस के साथ बैठेंगे नहीं। द्रमुक की संसदीय दल की नेता ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है कि हमारे बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। तो देखिए, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भाजपा का सारा फौज फाटक अब उत्तर प्रदेश में डेरा डालने जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई। तो उन चुनौतियों से लड़ना
अखिलेश और कांग्रेस के लिए यहाँ भी आसान नहीं होगा ठीक राजेश बात जी। है। हाँ, तिवारी जी, एक बात मैं आपको थोड़ा सा आज आज तमाम उस पर खबरें भी चल रही हैं। एक बात बंगाल के चुनाव में कही जा रही है ना कि 27 लाख वोट लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, ये एक बात कही जा रही है। आज उस पर चुनाव आयोग के जो डाटा हैं उसको लेकर एक तमाम विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी आई हैं और ये कहा गया है कि 27 लाख वोट अगर वो गिर भी जाते और ममता को भी मिल जाते तो भी भाजपा 207 नहीं तो 181 सीटें जीत ही जाती, जिस तरह के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो फॉर्म 6 जो 27 लाख लोगों को भराने चाहिए थे उस पर उन्होंने फोकस ना देकर कोर्ट का रास्ता देखा, ये उनके लिए बड़ी चूक हुई है क्या? देखिए, वो एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगाते रहे हैं और थोड़ा सा एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सवाल उठते भी रहे हैं और बाद में जो पहले 90 लाख से अधिक लोगों के नाम काटे गए लेकिन उसमें तमाम डुप्लीकेट नाम थे, मृत लोगों के नाम थे। बाद में वो 27 लाख का एक आंकड़ा आया, तो जी। उसमें जो तमाम सीटों का विश्लेषण करके तमाम चीजें डाली गई हैं उसमें ऐसा आया है, तमाम सीटों पर जितने वोट काटे गए थे उनको जोड़ जाड़ कर कि अगर वो वोट पड़ते तब भी जो है भाजपा करीब 181 और 182 सीटें जीत सकती थी। हम्म। तो वो वोट पड़े नहीं पड़े ये सब तो माने अब सोचने और कहने की चीजें हैं। सही ठीक बात बात। यह है कि ममता के खिलाफ एक गुस्से का माहौल जरूर था। हाँ। ममता पिछले 3 चुनाव में अपने मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह यूनाइटेड रखने में कामयाब हुई थी। अब की बार वो स्थिति नहीं थी। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो गई और ये सेंधमारी कांग्रेस, वाम मोर्चा और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी तीनों ने की। अब आप देखिए कि भले कांग्रेस ने 2 ही सीटें जीती, वाम को नहीं मिली, जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर 2 सीटों पर जीते। लेकिन जब आप मुस्लिम बहुल सीटों का हाल देखेंगे, जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तरी दिनाजपुर है, ये सब माने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसी भी सीट है जिस पर 63% मुस्लिम वोट हैं और वहां भी भाजपा जीत गई। तो हाँ। ये, और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वहां पर कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी ने इतना भयंकर तरीके से मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया है कि भाजपा सीट निकाल ले गई। अब आप देखिए कि ममता के साथ ऐसी स्थिति 2011 या 2016 या 2021 के चुनाव में नहीं थी। तो मुस्लिम वोटों का बिखराव और हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण, हाँ जबरदस्त, जी। तो वो चीज ममता के लिए महंगी पड़ गई जिसके कारण उनको चुनाव में हार झेलनी पड़ी। ठीक बात है। तिवारी जी, आज शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने शपथ लिया है। इसमें जो अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है उसमें हर जातियों का, हर क्षेत्र का समावेश करते हुए मंत्री पद में 5 लोगों को रखा गया है। ये जो चुनाव है, आपको लगता नहीं कि बहुत सोच समझ के किया गया है? भाजपा हाईकमान या भाजपा के जो नेता हैं वो प्रॉपर होमवर्क करते हैं, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। ये आज दिख रहा है। मंत्रिमंडल जो 5 लोगों ने शपथ ली है उसमें वो दिख रहा है कितना बैलेंस है और कहाँ क्या चीजें हैं। मतलब दिलीप घोष को भी वो मतलब ठीक से उन्होंने वो दिया है, प्रशय भी दी है, सम्मान भी दिया है कि शुभेंदु के बाद उनका शपथ कराया गया। आपको क्या लगता है भाजपा के इस तरह के होमवर्क के तरीकों को विपक्ष समझ पाया या समझ पाएगा?
देखिए, पहले तो भाजपा ने जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव किया है उस पर एक नजर डालिए। जी। आप देखिए, दिलीप घोष जिनको आज मंत्री बनाया गया है, ये भाजपा के अपने कैडर के आदमी रहे हैं। ये हाँ। संघ के लंबे समय तक प्रचारक रहे, संघ से भाजपा में भेजे गए, लेकिन और शुभेंदु अधिकारी का क्या इतिहास रहा है ये भी सारे लोग जानते हैं। जी। वे लंबे समय तक ममता बनर्जी के सहयोगी रहे हैं, ममता बनर्जी के खास सिपा सलार रहे हैं, ममता मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। वो 2020 में ममता से अलग हुए और 2021 के चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम में ममता को पटखनी दे दी। लेकिन भाजपा ने दांव लगाया शुभेंदु अधिकारी पर दिलीप घोष की अपेक्षा, क्योंकि जी। वो ममता के खिलाफ जो एक लड़ाई है, शुभेंदु अधिकारी उसका बड़ा चेहरा बन चुके हैं। वो जायंट किलर हैं। उन्होंने 2021 और 2026 दोनों के चुनाव में ममता को पटखनी दी है। उन्होंने भाजपा की जड़ों को वहां मजबूत बनाने में बड़ा काम किया है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में उन्होंने उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो भाजपा ने पहले शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना के ममता को बिल्कुल टारगेट पर रखा। दूसरा जो आप कह रहे हैं, जो 5 चेहरे हैं उनके मंत्रिमंडल के, तो देखिए, भाजपा के यहाँ मंत्रियों को तय करने के बाद एक बार हाईकमान को वह सूची दिखा के मंजूरी भी लेनी पड़ती है। और भाजपा सबसे बड़ा काम सोशल इंजीनियरिंग का करती है। अब आप देखिए, उनके मंत्रिमंडल में अब एक महिला चेहरे को रखा गया है। वो फैशन डिजाइनर रही हैं, दूसरी बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता है। फिर टूडू को वो ले आए जो आदिवासी है, एक आदिवासी को बिलोंग करते हैं। कीर्तनिया को ले आए जो मधुआ समुदाय से बिलोंग करते हैं। दिलीप घोष उनके अपने कैडर के आदमी हैं। तो इसके जरिए भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। और अभी आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तमाम और वर्गों के लोगों को भी समाहित करके भाजपा और बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। ठीक बात। मैं थोड़ा सा तिवारी जी समाप्त भी करूंगा, लेकिन 2 विषय अभी आपके से थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग। एक तो इस सरकार के को लेकर बांग्लादेश में बड़ी उद्वेलना है, बड़ी परेशानी है, मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ी परेशानी है, पूरे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में परेशानी है। किस बात की परेशानी? एक, और क्या आपको लगता है बंगाल में मुसलमान असुरक्षित रहेगा? क्योंकि शुभेंदु ने पहले दिन से कर रखा है, हमको हिंदू लोगों ने वोट दिया, हिंदू लोगों ने वोट दिया, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। तो एक जो नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम की जो खाई है, वो क्या बंगाल में जरूरत से ज्यादा गहरी हो गई है क्या? देखिए, पहली चीज तो यह है कि बांग्लादेश और में बेचैनी क्यों है। देखिए, पश्चिम बंगाल में घूसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2 स्टेट देश में ऐसे हैं, एक असम और एक पश्चिम बंगाल। और ममता बनर्जी के 15 साल के राज में बड़े पैमाने पर घूसपैठ बांग्लादेशियों की हुई है सीमावर्ती जिलों में। ये बात माने इस बात की चर्चा काफी दिनों से होती रही है और इस बात में काफी दम भी है। और ममता बनर्जी उस पर लगाम कसने की कोशिश बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वह ममता बनर्जी का वोट बैंक था। और भाजपा शुरुआत से ही घूसपैठ को लेकर बहुत सख्त नीति अपनाने की बात करती रही। और अब आप देखें कि पश्चिम बंगाल पहुंचने पर ममता बनर्जी ये शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करने के बाद अमित शाह ने अपने पहले संबोधन में यह बात कह दी है
कि अब पश्चिम बंगाल में हम किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं होने देंगे। तो बेचैनी बांग्लादेश को एक बात की यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीमावर्ती जिलों में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं भाजपा सरकार उनको वापस भेज दे। और दूसरी यह है कि अब बांग्लादेशियों में बेचैनी यह है कि अब 5 साल तक किसी प्रकार की घुसपैठ करना खतरे से खाली नहीं है। तो घुसपैठ पर तो शुभेंदु अधिकारी कड़ा कदम उठाएंगे। दूसरी बात, मुस्लिमों को टारगेट करने वाली बात जो है वो बात ऐसी नहीं है। देखिए, इस समय देश के 22 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है। जी 110 करोड़ आबादी एनडीए की सरकार के तहत है। कहीं भी इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग ममता के राज में मलाई और चॉकलेट खा रहे थे वो अब मलाई और चॉकलेट भी नहीं खा पाएंगे। आपने बहुत कड़वी बात कह दी है, तो वो तो है ही है। अगर हम बंगाल के रिजल्ट को, अब तो सरकार वहां बन गई है, असम में भी 1-2 दिन बाद वहां भी शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसको पूरे ओवरऑल अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें, 27 में जिस तरह का कॉन्फिडेंस अभी चुनाव से पहले, यानी बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले दिख रहा था अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, वो क्या आपको लगता है वो बहुत कम हो गया है? ऐसा लग रहा है कि जो एक उत्साह था, ताजिए थे, वो ठंडे पड़ गए हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक हलकों में तमाम प्रतिकूल टिप्पणियां, विश्लेषण लगाकर टिप्पणियां की जा रही हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो ये जो पोलराइजेशन का जो मामला है, अगर एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर पीडीए की तरफ अखिलेश गए तो उनका जो कोर वोट बैंक है यादव, वो नाराज हो जाएगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के लिए डगर बड़ी मुश्किल है क्या? देखिए, अखिलेश यादव को भी नहीं लग रहा था कि ममता बनर्जी को इस तरह बुरी हाल झेलनी पड़ेगी पश्चिम बंगाल। और कांग्रेस तो खुद लड़ रही थी, यद्यपि कांग्रेस को पता था कि हम कहीं लड़ाई में नहीं है, वह केवल एक राजनीतिक दल है, तो वो चुनाव लड़ रहा था। अब देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई विपक्ष के लिए कठिन हो गई है, क्योंकि भाजपा हर माने चुनाव को पूरे युद्ध की तरह लड़ती है। आप देखें कि बिहार के चुनाव में किस तरीके से कहा जा रहा था कि कांटे की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा तक घोषित कर दिया गया। और जब लड़ाई हुई उसके बाद किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को दुर्गति झेलनी पड़ी। कांग्रेस के 6 लोग जीत पाए, वो 25 पर ही अटक गए। तो अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब बड़ी कठिन हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले यह देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन या किस रूप में चुनाव लड़ता है, कांग्रेस और सपा में किस तरीके का समझौता होता है, होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देंगे, इधर से अजय राय, उधर से अखिलेश यादव। तो उन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं अखिलेश यादव। और दूसरी चीज, भाजपा के पास जबरदस्त मैन फोर्स, फौज फाटक। और अब आपको बतावें, जैसे भाजपा ने 2000 वर्कर्स को पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में जी बूथ मैनेजमेंट, वहां हार जीत के कारक क्या है, चुनावी समीकरण, इसकी सारी रिपोर्ट तैयार करने के काम में लगा दिया है। यह रिपोर्ट 15 दिनों में मांगी गई है। अभी 12 तारीख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। चर्चा तो यह भी सुनी जा रही है कि सुनील बंसल को अब चुनाव तक
बंगाल से उठाकर उत्तर प्रदेश में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जी सुनील बंसल ने उड़ीसा में बेहतरीन काम किया और अब पश्चिम बंगाल में अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया। तो देखिए, और भाजपा के पास संसाधन की कमी नहीं है, तो आने वाला चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। और भाजपा चूंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक महत्व है, उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ से किसी सूरत में नहीं जाने देना चाहेगी, तो आने वाले दिन अखिलेश को लिए बड़े मुश्किल भरे होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश किस राजनीतिक कौशल से उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और कहां तक कामयाब हो पाते हैं। ठीक बात कह रहे हैं आप। अब तिवारी जी, अखिलेश यादव के को लेकर तमाम बातें हैं, हालांकि अब कयास है, अफवाहें हैं कि वास्तव में कुछ हो रहा है। लोगों ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से गुफ्तगू करना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाता है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि योगी को अगर शिवपाल सिंह यादव फ़ोन करते हैं तो वो अगर फ़ोन उठा ही लेते हैं, अगर नहीं उठाया तो उनकी कॉल बैक शिवपाल सिंह यादव को पास आती है। इस तरह की जो बातें सब समाजवादी पार्टी में कही जा रही हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल सबब है। ये बातें निश्चित अपने लेवल पे अपने लोगों के जरिए लोगों में 1 से 2, 2 से 3, 4 पहुंचती है। ये सब होने के बाद भी आपको क्या लगता है, भाजपा इन सबको, मतलब यानी कि 24 का चुनाव जैसे ही वो हारी है, उसने कोर करेक्शन शुरू कर दिया है। यूपी में भी कोर करेक्शन उसने शुरू कर दिया है। यूजीसी को लेकर जो अपर क्लास नाराज है, क्या आपको लगता है उस नाराजगी पर भी पानी डालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या? देखिए, यूजीसी को लेकर निश्चित तौर पर जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके मन में भाजपा से नाराजगी है, निश्चित तौर पर नाराजगी। जी और भाजपा यद्यपि उसने ठंडे बस्ते में सारे मामले को डालकर उस चीज को डाल्यूट करने की कोशिश की है, यद्यपि लोगों के मन में और सोशल मीडिया पर यूजीसी का मुद्दा समय समय पर आता रहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा दिक्कतें ये है कि जो यहाँ करीब 10% ब्राह्मण वोट है उत्तर प्रदेश। जी अब ब्राह्मण के सामने क्या वो है, विकल्प क्या है? कांग्रेस, एक जमाने में यूपी का ब्राह्मण आंख मूंद करके कांग्रेस को वोट देता था, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में ही नहीं है, न 3 में न 13 में। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। और नाराज होकर ब्राह्मण भाजपा को वोट दे सकता है, लेकिन सपा को वोट देने में उसको बड़ी तकलीफ होती है, हाँ, वो नहीं दे पाता। अब कहीं सपा ब्राह्मण उम्मीदवार लड़ावे, जैसे उसने बलिया में किया था, तो भले दे दे, लेकिन ब्राह्मण अपने को सपा के साथ सहज महसूस नहीं करता है, आज भी नहीं करता। तो अब भाजपा साल भर का अभी 6, 7, 8 महीने का समय है और चीजों को मरहम लगाने की कोशिश करेगी। और बसपा और सपा को वोट देना फॉरवर्ड जाति के लिए तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव इस नाराजगी को कहां तक कैश करा पाते हैं। तिवारी जी, एक संभावना और भी बताई जा रही है कि बसपा 250, 150 के आसपास ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही है। ऐसे में वो नैरेटिव बिल्ड करेगी ब्राह्मण समुदाय में कि हम आपके हितैषी हैं, पूर्व में भी आपने हमारा साथ दिया है, आइए इसमें फिर साथ दें। ऐसा तो नहीं है कि किंग मेकर वाली सिचुएशन फिर मायावती की बने, उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगी क्या भाजपा? देखिए, 2007 में मायावती को सत्ता दिलाने में ब्राह्मणों की और फॉरवर्ड बिरादरी के दूसरे मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। जी, तो लेकिन उस समय की राजनीतिक स्थिति दूसरी थी और मायावती की इमेज एक जुझारू महिला, एक जुझारू तेवर वाली नेता के रूप में थी।
लेकिन 2007 और 2026 के बीच बहुत पानी बह चुका है। 2014 से ही जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहन जी कहीं कुछ भी नहीं कर पा रही। पहली चीज। दूसरी चीज, बहन जी बड़ी आराम तलबी की राजनीति करती। चुनाव को चुनाव की तरह न लड़के अपना गई, कहीं एक आध दो मीटिंग कर दी। उनको गर्मी में बहुत चुनाव प्रचार करना और धूप वूप में घूमना, ये सब में उनको बड़ी तकलीफ होती है। और अब इस तरीके से चुनाव न तो लड़ा जा सकता है न तो जीता जा सकता है। चुनाव में जी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अब बहन जी से होता दिखता नहीं है। और हमें नहीं लगता है कि ब्राह्मण कैंडिडेट्स उतारने पर या ज्यादा टिकट देने पर भी ब्राह्मण जो है अब बहन जी की ओर जाएंगे। मुझे लगता है तिवारी जी, कुल मिलाकर वो जो हिंदू लहर है उसी पर यूपी भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर खेलने जा रहा है जैसा बंगाल में खेला है उसने, वहां के लोगों ने। तो क्या मुझे लगता है कि उसी दिशा में आ रहा है। एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर जो बैठकें हो रही उसमें भी कहा जा रहा है कि इस बार अगर हमारी सत्ता नहीं बनी तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा यूपी में। ये बातें भी कही जा रही हैं, क्योंकि राजनीति करने के लिए, संगठन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता तो जरूर होती है, लेकिन सत्ता ही नहीं होगी तो फिर आपका निश्चित तौर पे फौज फाटा भी कम हो जाएगा, कार्यकर्ता आपसे छिटक कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये सब भी है। इस तरह की भी तमाम कहीं ना कहीं डर, वहम सब देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी में भी। आपको क्या लगता है कि अगर सत्ता इस बार समाजवादी को नहीं मिली पार्टी को, तो उनके लिए आगे के रास्ते बहुत कठिन भरे होंगे? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ने अच्छा गेन किया, वो 37 सीटें जीत ले गई। लेकिन विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 2017 में समाजवादी पार्टी हारी, उसके बाद 2022 में हारी, अब 2027 तीसरा चुनाव। अखिलेश यादव को भी इस बात की जब पूरी जानकारी है, इसीलिए अखिलेश यादव बड़े सतर्क हैं कि अगर 2027 का चुनाव भी हम हार गए तो फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा और भाजपा से लड़ाई लड़ना भी और मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए कि पिछले दिनों सपा के कई विधायक टूट के गए, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने दूसरे को वोट दे दिया, भाजपा को मदद की। और अब 2027 में अगर अखिलेश अपनी ताकत दिखाते हैं तब तो पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर 2027 के चुनाव में भी भाजपा की अगुवाई में एनडीए मजबूत बनकर उभरा और उसी की सरकार बनी रही, तो फिर 2032 में जाके अगला चुनाव होगा। तब तक सपा को चलाना और सारे लोगों को एकजुट रखना, ये अखिलेश के लिए काफी मुश्किल काम हो जाएगा। इसका मतलब तिवारी जी, यूपी का चुनाव, उसका परिणाम भारतीय राजनीति के लिए बहुत अहम पहलू है, ये तो अब मान लिया जाए ना। बंगाल ठीक है, बंगाल ने एक नैरेटिव सेट किया है, लेकिन यूपी तो भाजपा के लिए करो या मरो की सिचुएशन में रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा है। इस अखाड़े में जो पहलवान जीतता है वही दिल्ली में अपना 56 इंच का सीना लेकर चलता है, और इस सियासी अखाड़े में जो धराशायी हो जाता है फिर उसको दिल्ली में अपना पैर मजबूत बनाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये जो अखाड़ा है, बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए एक संदेश देने वाला, एक नैरेटिव सेट करने वाला और देश दुनिया को यह दिखाने वाला था कि देखो, इस चुनाव में, जिस चुनाव में हमारी कोई जमीन नहीं थी, जिस राज्य में, उस राज्य में हमने सत्ता हासिल कर ली। तो उसने एक बड़ा संदेश दे दिया।
अब सारा फोकस उत्तर प्रदेश की सियासी जंग पर है। क्यों? क्योंकि यहां से लोकसभा के 80 सांसद आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की लड़ाई भाजपा हारी तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में जीत हासिल करने के लिए भाजपा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ठीक बात। तिवारी जी, आप बनारस में हैं। बनारस के बारे में कहा जाता है मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ हो रही है, चौक में भी कुछ तोड़फोड़ शुरू हो गई है। वहां की जनता मोदी से व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश नहीं है। ये अलग बात है कि बनारस का विकास हुआ है, वाराणसी अब उस तरह की का शहर नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है अंदर खाने इस तरह का रोष दिख रहा है? और क्या वो रोष बदले के रूप में दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, हर चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं। 2014 में जब मोदी ने पहली बार जीत हासिल की तो करीब 4.5 लाख वोट से अधिक वोटों से उनको जीत हासिल हुई। और पिछला चुनाव वो करीब उनका वोट जीत का मार्जिन घट गया। अब देखिए, चीजों को अपने अपने नजरिए से देखने की बात है। अब मोदी के बनारस आने के बाद इस शहर में काफी काम हुआ, इससे तो कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। जी। इस शहर में सड़कें हों, फ्लाईओवर हों, ट्रेनें तो इतनी ज्यादा संख्या में बनारस को मिलती हैं कि हर बार कुछ न कुछ, हर 2 महीने पर 2-3 नई ट्रेनें बनारस को मिलती रहती हैं। तो ये सब चीजें तो विकास के काम में होती रहती हैं। अब मणिकर्णिका को जैसे नया रूप देने की बात है तो कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग इस बात को लेके वहां माने इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि वहां बैठने तक की जगह नहीं है। कम से कम वहां चीजें तोड़ फोड़ होंगी तो कम से कम जो शवदाह करने के लिए लोग आएंगे उनको जगह तो मिलेगी। दाल मंडी के इलाके में जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, अब मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि हम विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता और सहज बनाना चाहते हैं। जी। तो मोदी 3 चुनाव यहां से जीत चुके। देखिए, थोड़ा सा आकर्षण नेता का पहले से घटता तो जरूर है। वो तो देशव्यापी आप देखेंगे कि मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी उसमें और आज की डेट में कुछ कमी जरूर आई। तो वो स्थिति तो है, लेकिन अब विकास के काम मोदी के कार्यकाल में यहाँ जितने हुए हैं उससे तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक बात कह रहे हैं आप। मुझे लगता है तिवारी जी, हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा और विश्लेषण भी किया है बंगाल की जीत को लेकर। हम लोग धीरे धीरे उसमें यूपी का भी हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया है और तमाम सारी चीज़ें। अब आखिरी में अब बनारस का भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं बिंदुवार चर्चा कर ही ली है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहे थे, 2027 का जो बैटल है वो पुराने जितने भी चुनाव हैं उससे कहीं बेहतर, रोचक और घमासान वाला दिखाई देगा, या आपको लगता है कि जैसे पहले होता रहा वैसे ही रहेगा? नहीं, देखिए, 2027 का चुनाव पिछले चुनावों की अपेक्षा और रोचक और घमासान वाला होगा। उसका कारण ये है कि सपा जो, देखिए, लड़ाई उत्तर प्रदेश की किन लोगों के बीच में है आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। और अखिलेश यादव के लिए यह 2027 का चुनाव एक सर्वाइवल का चुनाव है, क्योंकि अगर इस चुनाव में वो हारे तो ये लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव होगा जिसमें वो हारेंगे। 2012 में मुलायम सिंह की कृपा से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जरूर मिल गई थी, लेकिन 2017 से जब से वो अपने दम पर एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। 2017 में पटखनी खाए, 2022 में खाए, इसलिए 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। और अगर इस चुनाव में वो हारते हैं तो उनके लिए पार्टी को यूनाइट रखना, सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाए। और दूसरी ओर भाजपा
भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सेकंड नंबर पर आ गई। 33 लोकसभा सीट जीती, जबकि 37 सीट सपा ने जीत ली। इसलिए वो भी, भाजपा भी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो भी कोई कसर नहीं बाकी छोड़ेगी। इसलिए 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत रोचक और घमासान वाला होगा, जिसका सारे लोगों को इंतजार है। ठीक बात है। हाँ, तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हम लोगों ने की है और हमें लगता है तमाम पहलू उसी के सहारे हम लोगों ने और भी देखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नमस्कार। ममता युग खत्म और अभिषेक का रिवाइवल हो पाएगा, इस पर राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी है। उनका पॉलिटिकल कैरियर ममता से था, खुद का कुछ नहीं था, इसलिए अब उनके लिए या उनके हिस्से में हताशा, निराशा और पराजय ही आएगी। धन्यवाद। देखो